हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज हम पढ़ेंगे कविता के बहाने। हमारे हिंदी का ये चैप्टर है। इसमें जो अपनी कविता है जिसकी सप्रसंग व्याख्या हम करने वाले हैं, कविता के बहाने जो कविता, इसके टोटल 3 पद हैं और इन तीनों पदों में कविता की तुलना और समानता दर्शाई गई है कवि ने। तो पहला जो पद है पहले मैं पढ़ लेता हूँ, इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे जिसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। परीक्षा में आपका प्रश्न भी बढ़ेगा, कठिन शब्दार्थ भी बताऊंगा और फिर हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। देखिए पहला पद दिया हुआ है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब देखिए कि यहाँ पर पहले पद में कवि ने चिड़िया की तुलना की है कि जिस तरीके से बच्चों चिड़िया उड़ान भरती है उसी तरीके से कविता भी उड़ान भरती है। लेकिन चिड़िया की उड़ान में और कविता की उड़ान में अंतर है। क्या कहता है कवि कि कविता एक उड़ान है, किसके बहाने? चिड़िया के बहाने। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा कि कविता एक उड़ान है किसके बहाने? फूल के बहाने, बच्चे के बहाने, चिड़िया के बहाने, हाथी के बहाने, कुछ भी ऐसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, अगर उड़ान आया है तो चिड़िया, क्योंकि चिड़िया उड़ती है। आगे कवि क्या कहता है? कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन कवि कहता है कि भाई जिस तरीके से चिड़िया उड़ती है उसी तरीके से कविता भी उड़ान भरती है, लेकिन चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में अंतर भी है। क्या अंतर है? कि चिड़िया की उड़ान है जो सीमित होती है, चिड़िया एक सीमित क्षेत्र तक ही उड़ान भर सकती है, जबकि कविता जो है उसकी उड़ान का क्षेत्र असीमित होता है। कोई भी कविता जो लिखी है वो युगों युगों तक पढ़ी जाती है, वो बहुत दूर दूर तक पढ़ी जाती है, देश काल और परिस्थिति से बिल्कुल परे होती है कविता की उड़ान। इसलिए कविता की उड़ान की तुलना, कवि कहता है कविता की उड़ान की तुलना जो है वो चिड़िया नहीं कर सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कवि कहता है कि कविता जो है उसको हम कहीं पर भी पढ़ते हैं, बाहर भीतर इस घर उस घर, जबकि चिड़िया की अपनी एक सीमा होती है, वो 2 घर 4 घर 10 घर तक जा सकती है, उससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। लेकिन कविता जो है ये भी उड़ती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो कहना का मतलब है चिड़िया कविता की उड़ान की समानता नहीं, उसकी तुलना नहीं कर सकती। अब देखो यहाँ पे कविता उड़ती है, कविता के पंख से तात्पर्य है कवि की कल्पना। तो कविता उड़ती कैसे है? कल्पना के सहारे, कल्पना के माध्यम से कविता उड़ान भरती है। अब देखो यहाँ पे संदर्भ में हम लिखेंगे कि जैसे हमने पिछली कक्षा जो हमारी जो क्लासेस थी उसमें भी हमने देखा था कि हमारी जो कविताएं होती है उस कविता का नाम लिखना होता है, किताब का नाम, और उस कविता के कवि का नाम आपको लिखना होता है संदर्भ में। तो पहला आप संदर्भ लिखेंगे जिसमें लिखना है बच्चों कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से उद्धृत है और इसके रचयिता कुंवर नारायण है। तो कवि का नाम आपको याद रखना है, कविता का नाम आपको याद रखना है, किताब का नाम आपको याद रखना है। फिर हम लिखेंगे प्रसंग। बच्चों प्रसंग में आप लिखेंगे कि कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। इसमें 3 पद हैं। पहले पद में चिड़िया के साथ उसकी तुलना की गई है कविता की, दूसरे पद में फूल के साथ उसकी तुलना की गई है, और तीसरे पद में कविता की समानता दर्शाई गई है बच्चे के साथ में। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। मतलब रचनात्मक ऊर्जा का तात्पर्य जितना आप सोच सकते हो, जितनी आप कल्पना कर सकते हो, जितनी आप नई सृजनशीलता आपके भीतर है, तो उस पर कोई बंधन लागू नहीं होता। जितना आपकी सोच उतना आप रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। आगे कवि व्याख्या करता है बच्चों। कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। जिस तरीके से चिड़िया अपने पंखों के माध्यम से उड़ान भरती है उसी तरीके से कविता कल्पना के सहारे उड़ान भरती है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह कवि यह कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है, वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है, उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। विशेष में बच्चों आप लिखेंगे कि कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि सरल और सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति हुई है।
चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है और कविता का मानवीकरण किया गया है एवं इसमें लाक्षणिकता है। दूसरा पद है बच्चों जिसमें फूल के साथ कविता की तुलना दर्शाई गई है। क्या कहता है? कवि कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। देखो बच्चों, फूल खिलता है, सुगंध बिखेरता है, उसकी खुशबू फैलती है चारों तरफ, लेकिन फूल की भी खिलने की एक सीमा है। वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन कुछ दिन तक खिलेगा, लेकिन अंततः वो मुरझा जाएगा। बट कविता जो है वो खिलती है पर वो मुरझाती नहीं है। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा कि कविता एक खिलना है किसके बहाने। जैसे कविता एक उड़ना है चिड़िया के बहाने, उसी तरीके से कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, क्योंकि फूल भी खिलता है कविता भी खिलती है। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल तो मुरझा जाता है, उसकी अपनी सीमाएं होती है, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो फूल मुरझा जाता है लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है। एक बार फिर से संदर्भ में आप लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने से उद्धृत है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है, क्योंकि टोटल 3 पद है। तीनों पदों में पहले पद में चिड़िया के साथ, दूसरे पद में फूल के साथ और तीसरे पद में बच्चे के साथ उसकी तुलना और समानता दर्शाई गई है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। जो हमने पहले पद में लिखा होगा वो आपको यहाँ पर भी लिखना है। व्याख्या जब हम करेंगे बच्चों, आप यहाँ पर लिखेंगे कि कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित होता है, हर किसी का होता है बच्चों। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। जिस तरीके से फूल खिलता है उसी तरीके से कवि के हृदय में कविता भी फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। बच्चों, विशेष में आप लिखेंगे कि कविता और फूल की तुलना बड़ी मनोरम है, सरल और सहज खड़ी बोली भावानुकूल है। मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है बच्चों, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो म और म की आवृत्ति हुई है यहाँ पे। फूल क्या जाने, इसमें प्रश्न अलंकार दिया हुआ है। अब देखिए तीसरा जो हमारा पद है, इस तीसरे पद में बच्चों कविता की समानता जो है वो दर्शाई गई है बच्चों के साथ। तो देखो कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब देखिए यहाँ पे जिस तरीके से बच्चे जो होते हैं वो बिना किसी भेदभाव के एक घर से दूसरे घर कहीं पर भी खेल लेते हैं, उनके भीतर उनके मन में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता। उसी तरीके से कविता भी बिना किसी भेदभाव के जो है वो हर कोई उसे पढ़ता है। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से उद्धृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है, शब्दों का खेल है। अब देखो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि कविता खेलती कैसे है, तो कविता शब्दों से खेलती है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी और किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक और बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। बच्चों, विशेष में आप लिखेंगे कि कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है। बच्चों और कवियों में समानता दर्शाई गई है। बच्चा ही जाने कवि पंक्ति में बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। मुक्त छंद है।
बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है और साहित्यिक खड़बोली का प्रयोग इसमें हुआ है। तो बच्चों हमने ये जो कविता पढ़ी है इसकी कंप्लीट जो पीडीएफ है, साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कंप्लीट कोर्स जो है अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप इन्हें ज्वाइन करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसके हिंदी के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसके प्रश्नों के हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये जो कविता पसंद आई हो बच्चों, और आज की हमारी क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इसे शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, जो भी आपके क्लासमेट हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, और साथ ही साथ आप इसे लाइक जरूर करिए। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।